अस्सलाम वालेकुम जी। जी बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आपका आईटीए का मॉक हुआ तो उसकी डिस्कशन करते हैं जी। क्या था, इफ़ द ओनर ऑफ अ बिजनेस विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू मीट हर ऑन एक्सपेंसेस। आपको पता है ना बच्चों, ऑनर की चीज़ें अपनी सेपरेट होती हैं जी, और सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना जी। ऑनर डिफरेंट है और बिजनेस क्या है बच्चों, डिफरेंट है। कहता है दिस इज क्लासिफाइड एज ड्राइंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है जी। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही। कहता कैपिटल इज अ लाइबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर। स्पेसिफिक बात की जाए तो ये गलत है। कैपिटल और है, लाइबिलिटी और है। कहता दोनों दोनों डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं, एज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड ऑब्लिगेशन। जी, ये मैं कई दफ़ा ये वाली बात समझा चुका हूँ बच्चों। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट सही है। लाइबिलिटी क्या होती है देखें, एक होता है कैपिटल। कैपिटल जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है ना, तो इस पे ना आपको डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? डिविडेंड। शेयर्स पे डिविडेंड होता है ना, जब कंपनी की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, वो अगर प्रॉफिट आ रहे हैं तो डिविडेंड देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है। हाँ, लाइबिलिटी के केस में भैया प्रॉफिट है नहीं है वो तो बैंक को पे करना ही करना है, आपने अगर लोन ले लिया तो। ये बात समझ आ रही है? और कोई और किस्म का उधार है तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। सही है जी। वो चाहे प्रॉफिट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। दोनों दोनों डिफरेंट है जी। कहता है ए मशीन अकाउंट है द डेबिट बैलेंस। इसका जवाब बीटा बनेगा ना, दूसरी स्टेटमेंट सही है। ए मशीनरी अकाउंट है द डेबिट बैलेंस ऑफ 4000 जी। एसेट है ना, एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है जी। जी, तो वो डेबिट बैलेंस है जी। तो किस साइड पे आ रहा होगा जी? ये अकाउंट का नाम आप खुद रख लीजिएगा, इस साइड पे आ रहा होगा जी। ये चले मैं नाम रख देता हूँ मशीन जी। कहता व्हाट बैलेंस विल अकर एट द एंड ऑफ ईयर टू टेक दिस बैलेंस इन टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा है ये उसने क्लोजिंग बैलेंस बताया ना, क्लोजिंग बैलेंस उसने बताया। उसने कहा कि जी एक मशीन है, उसका जो बैलेंस है जी, कहता वो डेबिट बैलेंस है। ओपनिंग इस साइड पे आता है बच्चों और क्लोजिंग इस साइड पे आता है। अब वो कह रहा है, कहता इस बैलेंस को आपने अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनाना है। अच्छा जी, अब डेबिट बैलेंस कौन सा होता है जी? डेबिट बैलेंस वो है जी, ये एसेट है, इसकी नेचर डेबिट है। सही है सर। इसका ओपनिंग जो इसकी नेचर है उस साइड पे आएगा, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आता है। क्यों? ये साइड जीत जाती है ना, जिस वजह से इधर बैलेंस आ रहा होता है। उम्मीद है मेरी बात समझे हैं, ये हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू इस पे की हुई है। अच्छा, अब ये इधर जो 4000 आ रहा होगा, ये बच्चों अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनना। अब ओपनिंग कैसे बनना है? जो जिसकी नेचर है वो उस साइड पे आएगा। ठीक है, ये ओपनिंग इस साइड पे आ जाएगा जाके। ठीक है बच्चों, अगले साल का ये काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बात समझ गए आप लोग। जो साइड जीती है वो वाला बैलेंस कंसीडर किया जाता है ना। अब देख लें जी, जो आपका ऑप्शन है जी, कहता सी डी बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट साइड भी नजर आ रहा होता है, लेकिन होता ये डेबिट बैलेंस है। और जी बी डी डेबिट साइड पे आ रहा है जी, बिल्कुल सही है ये। कहता डैश इज एन रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल टाइप ऑफ एसेट फलां, ये तो अकाउंट की डेफिनेशन है जी। जी, कहता जी ए बिजनेस इज ऑफरिंग अ सेटलमेंट डिस्काउंट टू कस्टमर इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट द फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। कहता पूरी अमाउंट से आपने शुरू में क्या करना है जी? रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। तो आपका ख्याल ये होगा कि कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेगा, इस केस में आप फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली एंड डस नोट। इस वाली बात को तो बेशक कार्ड भी देना, तो ये रेलिवेंट नहीं है शुरू में, वो तो बाद में है ना। शुरू की बात कर रहा है, शुरू में आपने देखना है। एक होता है इनिशियल, एक होता है बाद में। शुरू में तो बच्चों कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, इधर तक बात पढ़ लें फिर बात समझ आएगी। ये तो आप एंड पे जाके देखते हैं ना कि भैया सेटलमेंट डेट पे क्या हुआ। ये जो मैंने इस तरह ये लाइन लिखी है, ये वाली हाईलाइट की है, ये सेटलमेंट डेट पे आप जाके देखते हैं। द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली। अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि कस्टमर जो है भाई वो पैसे नहीं, वो डिस्काउंट नहीं लेगा, तो आप जो है वो रेवेन्यू को क्या करेंगे? सेल को और बच्चों रिसीवेबल को पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे जी। ये सही है। कहता कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, तो बच्चों इधर से गलत हो गया ना। अगर वो अर्ली पे कर सकता है तो फिर आप नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, जी बिल्कुल पूरी अमाउंट से करेंगे। बट पेज अर्ली, ये तो बात की बात है ना बच्चों, ये तो इनिशियल हम देख रहे हैं, ये तो सेटलमेंट तारीख की बात है जी। कहता था कस्टमर इज, ये सही है, कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली बट डज नॉट, नहीं एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, इससे तो फिर इसका मतलब है आपको नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम तो फुल की तरफ देख रहे हैं। कहता व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंटिंग जी? रिकॉर्डिंग टाइमली ट्रांजेक्शंस जी। ये तो जनरल एंट्री है बच्चों, अकाउंटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना नहीं है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड मेक डिसीजन मेकिंग, ये तो वन ऑफ द पार्ट है। डिसीजन मेकिंग तो तब करते हैं ना उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो अकाउंटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी।
कहता ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। जी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा हुआ स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, टू हेल्प देम इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जी ये वाली सही है बात। द मेन सोर्स क्या है जी, गैप कौन कौन से हैं जी, कंपनीज एक्ट है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जिसे आप IFRS कहते हैं, कई जगह पे इसको कंपनी लॉ भी कहा जाता है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट, चेक सोर्स डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है। बच्चों क्रेडिट नोट जो है ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, सही है ना, ये हमने काउंटिंग फॉर सेल वगैरह में पढ़ा था। ये लेजर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है बच्चों, ये नहीं है। डैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, प्रॉफिट और लॉस लेजर, जब लफ्ज लेजर का आ गया तो लेजर तो बनता ही बच्चों जनरल एंट्री से है, टी अकाउंट जो है वो रनिंग अकाउंट बैलेंस और टी अकाउंट जी। और कहता है लेजर खुद आ गया, जर्नल जनरल एंट्री जी ये बिल्कुल पार्ट है डबल एंट्री का जी। बैलेंस शीट जो है ये जनरल एंट्री, ये जो है डबल एंट्री का पार्ट नहीं है जी। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रीपेमेंट्स ऑन एक्सपेंस नेट एसेट्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रीपेमेंट। कहता जी जब आप प्रीपेमेंट जब इंक्रीज डिक्रीज पूछा हो ना तो फिर इसका मतलब ये होता है जब आप ये वाली एंट्री कर लेंगे, प्रीपेमेंट का लफ्ज़ लिखना सही नहीं है लेकिन ये पास पेपर का सवाल है इसलिए इसी तरह फिर ये मैंने डाल दिया था। जब आप ये एंट्री कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 10 रुपये से आपने डेबिट किया, प्रीपेड एक्सपेंस की ये एंट्री होती है। जिधर भी लफ्ज़ चैप्टर नंबर 4 में अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स में लफ्ज़ प्रीपेमेंट लिखा होगा आपने उसे प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा डील करना है। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एसेट बढ़ गया होगा। और बच्चों रेलिवेंट एक्सपेंस क्या हो गया होगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंस है जी ये क्या हो गया होगा मेरे चांद, ये क्रेडिट हो गया होगा सर। उम्मीद है आप बात समझ गए हैं, ठीक है। अब देखें जब ये एंट्री कर ली आपने तो एसेट आपका इंक्रीज होगा, एक्सपेंस आपका डिक्रीज होगा। एसेट इंक्रीज बच्चों, एक्सपेंस आपका कम हुआ। जब एक्सपेंस आपका कम होगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो नेट एसेट्स कैपिटल भी इंक्रीज होंगे। तो जवाब ये है जी एक्सपेंस डिक्रीज, एसेट इंक्रीज, और जब एक्सपेंस कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज ही होगा। द मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल बड़ी सादा सी बात है। ये क्वेश्चंस रिपीट ये वो वाले हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, वो कोशिश की है मैंने डालने की। डिटरमिन्स एक्सपेंस रिलेटेड टू रेवेन्यू आर टू रिपोर्टेड इन द पीरियड व्हेन द रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड। ये आपको याद होगा जब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल पढ़ाई थी तब भी आपको ये समझाया था, जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं जितने का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, खर्चा भी कॉस्ट ऑफ सेल भी इतने यूनिट्स की रिकॉर्ड करनी है, सही है बच्चों। और वैसे भी एक दो दफ़ा मजीद भी समझाया था मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। कहता जी ज़हरा डिटरमिन्स एट ईयर एंड सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 10,000 इन एडवांस। कहता जो आपने सैलरी दी है ना अपने एम्प्लॉयज़ को उसमें 10,000 एडवांस है। कहता व्हाट इज़ द करेक्ट एंट्री, करेक्ट ईयर एंड एडजस्टमेंट फॉर एडवांस सैलरी टू बी मेड। तो बच्चों ये क्या हो गया होगा, ये आपका एडवांस सैलरी यानी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो गया और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट हो गया होगा। एडवांस सैलरी का मतलब इधर प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है जी। एक्सपेंस रेलिवेंट टू काउंटिंग पीरियड विच रिमेन अनपेड, बच्चों जो अनपेड है कहता शुड बी, तो ये तो क्या बना बच्चों, ये एक्रीड एक्सपेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्रीड एक्सपेंस की। एक्सपेंस इनकर्ड हुआ लेकिन पे नहीं किया, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, पे नहीं किया तो भैया वो लाइबिलिटी बन जाएगी ना, एक्सपेंस डेबिट रेलिवेंट और एक्रीड एक्सपेंस लाइबिलिटी क्रेडिट जी। इंक्लूड इन द एक्सपेंस एंड शोन एज लाइबिलिटी जी बच्चों। हाउ वुड दीज एसेट्स विल एक्सपायर जी। प्रीपेड रेंट कैसे होगा बच्चों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बच्चों, क्या उसका नाम है जी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया जी, अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अब आपका रेंट एक्सपायर होता जाएगा ना, सही है जी। प्रीपेड एसेट जो है एक्सपेंस है वो कम होता जाएगा जी। ऑफिस सप्लाईज, ये तो कंजम्पशन के साथ जैसे जैसे इस्तेमाल होती जाएंगी बच्चों, ये क्या उसका नाम है जी एक्सपेंस का पार्ट बनती जाएंगी, ठीक है जी। ऑफिस सप्लाईज शुरू में हमने सारा का सारा इसे क्या कर लिया होगा, एसेट में रिकॉर्ड कर लिया होगा ना। अब बच्चों कैसे कैसे इसने कम होना है, जैसे जैसे इस्तेमाल होती जाएगी। अच्छा जी हमने फाइनल अकाउंट में भी ये चीज़ें सीखी थी और चैप्टर नंबर 3 जो हमारी किताब का है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव अल्लाह भला करे आपका 2 है, उसमें भी ये लिखा हुआ है जी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस, ये पास पेपर के ज़्यादातर सवाल हैं, आपने ज़रा इनको देखना है गौर से। प्रीपेड एक्सपेंस एंड अनएक्सपायर्ड, कहता वो जो हैं बच्चों सेम चीज़ें हैं, नहीं बच्चों दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, समझें। ये एक दफ़ा डिस्कस हुआ भी था मेरे ख्याल क्लास में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है जी, प्रीपेड एक्सपेंस है आज खड़े होकर मैंने 12 महीने का रेंट पे कर दिया, ये प्रीपेड है जी। और अनएक्सपायर्ड क्या है, अनएक्सपायर्ड ये है कि मैंने 12 महीने का रेंट पे किया लेकिन उसमें से 4 महीने गुजर गए, अब 4 महीने तो एक्सपायर हो गए, बाकी जो रह गया शुरू में तो सारा का सारा प्रीपेड है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कुछ एक्सपायर हो गया होगा और जितने महीने का रह गया वो अनएक्सपायर है, तो दोनों सेम चीज़ें नहीं है।
एक्रूड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोथ आर सेम। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है जी? एक्रूड एक्सपेंस ये है जी, एक है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जी लाइबिलिटी, एक्रूड का मतलब भी लाइबिलिटी है। अब एक्रूड क्या है? एक्रूड एक्सपेंस असल में वो होता है एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी उसकी इनवॉइस वगैरह नहीं आई है। मैंने एक दफ़ा क्लास में समझाया भी था, इस पर काफ़ी रोशनी डाली थी। और ये आउटस्टैंडिंग भी समझाया था कि जी दोनों लाइबिलिटी हैं लेकिन इसके भी इनवॉइस वगैरह नहीं आई होती, लेकिन हाँ लाइबिलिटी होती है। अच्छा जी, दोनों दोनों गलत हैं, दोनों टर्मिनोलॉजीज जो है ना ये सेम नहीं है, इधर भी और इधर भी। अच्छा जी, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जी। असल में ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट किए हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस की हुई है, सही है। कुछ शायद नए भी हों, इसलिए मैं थोड़ा आपको जो है वो गो थ्रू करवा रहा हूँ चीज़ों को, और ये मॉक इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपने देखना है जी बच्चों। कहता है जी ATL's पॉलिसी इज टू मेंटेन फॉलोइंग डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, ये प्रोविजन की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस, कहता हमने बताना क्या है? क्लोजिंग बैलेंस बताना है। ठीक है जी, अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस बताना है जी। ये हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 5 का जी। क्लोजिंग डेटर्स हैं जी। ये जब भी क्लोजिंग डेटर्स का लफ्ज आता है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता होता था, क्या ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? इधर आए, कहता है जी ये ओपनिंग अलाउंस है। ठीक है, ओपनिंग अलाउंस की तो जरूरत नहीं, हमने तो सिर्फ क्लोजिंग बताना है। क्लोजिंग आता कैसे है वैसे? इधर आना है जी डाउटफुल डेट, इसको हम कहते होते थे ए। अच्छा जी, ये सही लिखा नहीं जा रहा, ये क्या उसका नाम है? ये स्टेबल नहीं है मेरा ख्याल है। इधर है जी प्रोविजन की परसेंटेज, इसको हम कहते थे बी। और फिर हमारे पास क्या आ जाता था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आ जाता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जी। इधर बच्चों हमेशा आपने डाउटफुल डेट लिखने हैं। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस या तो उन्होंने माइनस किए होंगे, नहीं किए तो आप खुद कर लें जी। जी, अब इधर देखें, डेटर्स विल बी रिटर्न ऑफ। अब इसका मतलब क्या है डेटर्स विल बी रिटर्न ऑफ का? अभी बच्चों ये जो डेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको किताबों से बाहर नहीं निकाला, तो बच्चों इनको निकालो ना किताबों से बाहर जी। 116000 में से माइनस करो 110000। जो जवाब आएगा बच्चों इधर लिखें वो, और इस पे प्रोविजन लगा दें 10%। आपके पास ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का जवाब आ जाएगा, जो कि बनता है 105000। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। उसने पूछा, कहता क्लोजिंग बैलेंस आपने अलाउंस का बताना है, तो वो कैसे आएगा? हमारे पास पहले एडजस्टेड डेटर्स होंगे। एडजस्टेड डेटर्स का मतलब क्या होता है जी? हमने डेटर्स में से, ग्रॉस डेटर्स में से हमने बैड डेट एक्सपेंस को माइनस करना है। अगर उन्होंने नहीं किया, कर दिया, मजीद आपने इधर लिखने हैं डाउटफुल, आपको गुड भी इधर से माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों अगर गुड नहीं है क्वेश्चन में तो ये डाउटफुल ही, सॉरी, अगर गुड नहीं है सवाल में तो ये सारे के सारे डाउटफुल नहीं है फिर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों जी। कहता जी व्हाट विल बी द, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं हमेशा जी। कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहता ये जो डिसीजन है ना, इसकी वजह से प्रॉफिट में इम्पैक्ट क्या आएगा? या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एट 1 Jan 2017 अलाउंस जो है ना, अलाउंस अलाउंस कहता है वो 16,000 के। एट द ईयर एंड इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 9,000। डिसाइडेड का मतलब है अभी इन्होंने डिसाइड किया है, अभी राइट ऑफ किया नहीं है, तो 9,000 से आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कहता एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल 18,000। कहता पहले आपका अलाउंस था 16,000, आप क्लोजिंग पे आके अलाउंस हो गया 18,000। अलाउंस बढ़ गया ना, डाउटफुल डेट एक्सपेंस बढ़ गया। ये गम की बात है, शक का बढ़ना गम की बात है। ओपनिंग और क्लोजिंग का आप डिफरेंस लें, 2000 से आपका डाउटफुल डेट एक्सपेंस बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रोविजन है। ये 9,000 आपका पहले से बैड डेट एक्सपेंस है, तो 11,000 से जब आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा जी। अच्छा जी, क्या था? सॉर्टिंग एंड एंटिटीज अकाउंट रिसीवेबल इनटू क्लासिफिकेशन सच एज 1 से लेके 30, 3, 31 से लेके फलां। कहता है इसको तो बच्चों एजिंग एनालिसिस कहते हैं ना जी। आगे जी, कहता व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर बैड डेट एट 30 सितंबर 2014। कहता PSL ट्रेडेड हैड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 37,000 जी। ये 37,000 है, ये ओपनिंग है। मुझे कैसे पता चला ये ओपनिंग है? ये नीचे जाके अगर आप देखेंगे ना, उसने 30 सितंबर 15 में लिखा हुआ है, तो ये बनेगा क्लोजिंग आपका और ये आपका बनेगा ओपनिंग जी। कहता एसएल ट्रेडर रॉट ऑफ इतना जी, इतना रॉट ऑफ किताबों से निकाल दिया। एंड एट द एंड ऑफ ईयर इट इज डिसाइडेड दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड भी कितना होना चाहिए? कहता जी 20,000। अब देखें शुरू में शक कितना था? 37,000। अब एंड पे शक कितना है बच्चों? 20,000। ये तो डिक्रीज इन प्रोविजन है, खुशी की बात है। शक का कम होना, डिक्रीज इन प्रोविजन, इससे एक्सपेंस कम होता है जी। अच्छा, एक्सपेंस आपका 17,000 से कम हुआ, और बच्चों इधर कह रहा है जो आपने रॉट ऑफ किया है इससे एक्सपेंस बड़ा होगा ना आपका 18,000 से जी।
18,000 से एक्सपेंस बढ़ रहा, 17,000 से कम हो रहा, तो 1,000 से नेट करें तो एक्सपेंस आपका बढ़ेगा और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। तो ये जवाब है जी। क्या था, व्हाट इज आ डाउटफुल डेट इन एन अकाउंटिंग, ए डेट दैट माइट बिकम बैड डेट इन द फ्यूचर। ये तो किताब की लाइन में से एमसीक्यूज आ गए और ये टेस्ट में भी आया हुआ था आपको। व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑफ डेप्रीसिएशन, जी डेप्रीसिएशन की जनरल एंट्री क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट लें जी। और जी क्रेडिट क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यानी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। क्या बच्चों, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब जब एक्सपेंस बढ़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट पूछा, एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से बच्चों क्या होता है जी, आपका कैपिटल जी कम होता है। सही है ना, कम जल्दी सी बात है, प्रॉफिट कम होगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम होगा जी, आपका बच्चों कैपिटल डिक्रीज होगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, जब ये बढ़ेगा एसेट को कम करेगा ना, कॉन्ट्रा एसेट से उल्टा, जब बच्चों ये बढ़ेगा क्रेडिट होगा तो एसेट कम हो जाएगा जी बच्चों। अब एसेट और कैपिटल दोनों डिक्रीज हो रहे हैं जी। अच्छा जी, कहता था नेट बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर चार्जिंग फर्स्ट ईयर ऑफ डेप्रीसिएशन, कहता 8.8 मिलियन। एक साल के बाद जो बुक वैल्यू है ना बच्चों वो कितनी है, वो अल्लाह भला करे, वो कह रहा है जी वो है 8.8 मिलियन। कहता जी एट द रेट, कहता जी एट द रेट 20% पर एनम। अच्छा, एक साल गुजरने के बाद कह रहा है, कहता व्हाट विल बी द डेप्रीसिएशन ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2। चलें आप इतना तो कर सकते हैं ना, ईयर 1 की तो हम निकाल लेंगे, ईयर 2 पे आए बच्चों आप। ईयर 2 की बुक वैल्यू आपके पास है ना, ईयर 1 के एंड पे आपके पास बुक वैल्यू है, वो पकड़ें मल्टीप्लाई कर दें 20% से, ऐसे ही है ना, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये आएगा मेरा ख्याल है जी 1.76 आएगा जी, आ जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है यही आएगा शायद, आप लीजिएगा करके, मेरे पास अब कैलकुलेटर नहीं है। बहरहाल मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यही आना चाहिए, 8.8 मल्टीप्लाई बाई 20, हाँ जी 1.76 आया। अच्छा, और आप लोगों को ये सिखाया हुआ है जो पहले साल का एक्सपेंस इधर आना है, उसने ये जो एक्सपेंस है पहले साल का, कहता ये वाला जो एक्सपेंस है ना, ये वाला, कहता ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे आने वाले सालों का एक्सपेंस कम होगा। और आपको एमसीक्यूज भी बताया था, किताब में भी है, एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल में भी आपको करवाया था, टेस्टों में भी दिया था, समझाया भी था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल का एक्सपेंस कम होगा, पिछले साल से कितने % से कम होगा, जो डेप्रीसिएशन का रेट है, इसका मतलब ये 80% पे है। कितने पे है बच्चों, 80% पे है। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई अमाउंट है, रुपीस इन मिलियन है ना ये, और उसकी गिवन परसेंटेज है जी, ये समझाया था इन्वेंट्री में भी, ये बात समझाई थी, ये परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं। तो आप रिक्वायर्ड जी, तो बच्चों 100 कर देना, ये 100 है ना, तो ये आ जाएगा 2.2 आ जाएगा मेरा ख्याल है जी, 2.2 आ जाएगा। तो पहले साल का एक्सपेंस आया बच्चों आपके पास 2.2, और दूसरे साल का कितना आ गया जी, ये ले जी, डन बच्चों। आपके पास दूसरे साल, आपके पास पहले साल के एंड पे बुक वैल्यू थी, एक साल गुजरने के बाद वाली बुक वैल्यू, आपने इसे 20% से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब आएगा ये बच्चों 20% कम होके आ रहा है। सही है, तो ये इस टाइम 80 पे पड़ा होगा ना, तो ये 100% हो गया एक्सपेंस, ये वाला पिछले साल जी। अब आप क्या करें, अगर आपके पास कोई अमाउंट है और उसकी परसेंटेज है उस अमाउंट की, तो मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड से कर दें, तो ये जवाब आ जाएगा जी। ले जी, कहता व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एन एसेट एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू को ही कहते हैं बच्चों। लें सर, कहता व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एट द फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 जी। ये क्वेश्चंस हैं रिपीटेड, जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में जी। एन एंटिटी विच मेक अप अकाउंट्स एनुअली, कहता एट 31 दिसंबर फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सिंस इट वाज बॉट ऑन 1 जनवरी 2000, और जी कहता है ये 4 मिलियन का है। और कब खरीदा था बच्चों ये वाला एसेट हमने, 1 जनवरी 2018 पे, यानी 18, 19, 20, 3 साल गुजरने के बाद बच्चों क्या है, 3 साल गुजरने के बाद बच्चों क्या है जी, ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई है। क्या आ गई है बच्चों जी, बुक वैल्यू। अच्छा, इसके लिए ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों इधर देखो, ये हमने क्या सीखा हुआ था जी, एक फॉर्मेट है जी, ये रहा डेट, डिस्क्रिप्शन, और जी ये एसेट, कोई भी नाम रखने, प्लांट, मशीन, जो भी आपने नाम रखना है। ये मुझे बुक वैल्यू चाहिए, मुझे 3 सालों के बाद ईयर 3 के एंड पे बुक वैल्यू चाहिए जी, ये चाहिए। इसका शॉर्टकट हमने सीखा था, अगर आपको याद हो, या तो फिर लंबे वाले तरीके से करें ना, हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएं, या फिर हमने कहा था ये फार्मूला लगाएं, कॉस मल्टीप्लाई बाय
1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, क्या बच्चों भाई कैलकुलेटर है आपके पास, और ये है n, क्या है बच्चों n। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी है जी, मैं ना मिलियन में नहीं कर रहा, मैं इसको 1000 में कर लेता हूँ जी। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मेरा ख्याल 15% है, तो 1 में से 15% माइनस करें, और इसको नहीं 10% है, तोड़ के लिखे ना, 1 में से 10% माइनस करें तो ये 0.90 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 0.90। और साल कितने गुजर गए, एन होता है जितने साल गुजर जाएं, ये हमारी किताब में बड़ा वजाहत के साथ हमने लिखा हुआ है, आपको समझाया भी है कई दफ़ा, इंशाल्लाह आपने कंफर्टेबली सॉल्व किया होगा। ये बच्चों अब इधर एक जवाब आएगा, वो जो जवाब आया है ये तीसरे साल के एंड पे आया है भाई, ये सॉल्व है कैलकुलेटर आपके पास, ये जो जवाब आया है जी ये तीसरे साल के एंड पे आया है, इसको ला के इधर लिख देना है आपने जी। नहीं चांद 10,800 आ ही नहीं सकता, ये जी ईयर 4 पे अब आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है, उसने यही पूछा था मेरा ख्याल है जी। देखिए ना, ये आपके पास जी 18, 19, 20 3 सालों के बाद आपने बुक वैल्यू फाइंड की। अच्छा जी, अब बच्चों क्या उसका नाम है, देखो ये एस्टीमेट का चेंज है, एस्टीमेट के चेंज में क्या होता है जी, -3 नहीं +3 है जी। भाई एस्टीमेट के चेंज में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 आपने उस तारीख पे बुक वैल्यू निकालनी होती है। आपने क्या करना होता है जी, आपने उस दिन बुक वैल्यू निकालनी होती है एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। तो आपने 3 सालों के बाद वाली बुक वैल्यू निकाल ली ना, 18 गया, 19 गया, 20 गया, इधर आपने 3 लिखा तो ये 3 सालों के बाद वाली बुक वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास। अच्छा जी, अब बच्चों जो बुक वैल्यू आई है ये स्टेप नंबर 1 का जवाब होगा आपका। अब आपने नया वाला जो मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन, ये पेपर में बहुत दफ़ा सवाल आया हुआ है इस तरह का। स्ट्रेट लाइन मेथड आपका ख्याल है मोर अप्रोप्रिएट है चेंज इन एस्टीमेट और एस्टिमेटेड लाइफ ये है और रेसिडुअल वैल्यू ये है जी। जो भी जवाब आया उस इधर जो भी जवाब आया उसमें से 500 माइनस करें और डिवाइड कर दें 5 के साथ, तो ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए। इधर कितना आ रहा था भाई, 2916, ये सही किया आप लोगों ने, ये देख लो ये सही किया है, गलत ना करवा देना। 2916 ये आया जी। ये कितना आता था भाई, हैं 483। देखो भाई ऑप्शन गलत नहीं करा रहे, हाँ यस ये आ गया बच्चों, डन एग्जैक्ट। हाँ अच्छा, ये देखें, अब ये एस्टीमेट का चेंज है, इधर भी कहता था नेट बुक वैल्यू एट द 3rd ईयर जी। कहता कंपनी ने परचेज की मशीन 25 मिलियन की, रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, मशीन इज बीइंग डेप्रिशिएटेड यूजिंग सीधा लाइन मेथड। आफ्टर 2 साल, 2 सालों के बाद बच्चों आपने क्या करना है, बुक वैल्यू फाइंड, पहले एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पे आप बुक वैल्यू फाइंड करें जी। कैसे फाइंड करेंगे जी, 2 सालों के बाद वाली बुक वैल्यू फाइंड करें जी। कॉस्ट जी ये है बुक वैल्यू, क्या है बच्चों बुक वैल्यू जी। कॉस्ट कितनी है जी 25 मिलियन, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है बच्चों 15% है ना, तो 1 में से 15% माइनस करें 0.85 आएगा। अब कितने साल के बाद आपको बुक वैल्यू चाहिए, 2 सालों के बाद, ये बताएं भाई कितनी आती है। शामा पै गईयां, हेलो ओ भाई जल्दी, 18.063 कर लो ना, ये आ गया, ये बुक वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 1 का जवाब हो गया जी। ये स्टेप आपने करने, मतलब करने से मुराद है जज्बाती ना हो जाना, मतलब आपने आपको पता होना चाहिए स्टेप 1 क्या है 2 क्या है। ये स्टेप 1 का जवाब आया एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पे हमने ये निकाल लिया ना बच्चों, ये बुक वैल्यू निकाल ली। आगे क्या करना है, आगे इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो ना अपने वाले साल की, वो माइनस करेंगे तो आपके पास तीसरे साल की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। यही फॉर्मेट बेशक दोबारा बना लो, या ये बना हुआ है इसी को इस्तेमाल कर लो जी। आपके पास इधर क्या आया, आपके पास इधर क्या आया भाई, ये कितना आता था भाई 18.03, ईयर 2 पे आया। ईयर 3 की अब डेप्रिसिएशन कैसे आनी है, इसी अमाउंट को पकड़ो बच्चों 063, और अब देखो अब इसे क्या क्या मुसीबत है इसकी। कहता जी कंपनी डिसाइडेड टू डिसाइडेड टू चेंज डेप्रिसिएशन एस्टीमेट टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन पे आना है, लाइफ कितनी है बच्चों 5 साल रिमेनिंग, और रेजिडुअल वैल्यू -3 जी। तो बिल्कुल उसी तरह बच्चों -3 इधर कर दें रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड 5 से करें, बताएं जवाब क्या आता है जी। आपके पास ईयर 3 पे बुक वैल्यू आ जाएगी, ये दूसरा स्टेप है जी, ये जी 3.0, जल्दी बताएं शाबाश। आंडा आंडा आंडा
आंडा 15 समथिंग आता है जी। लें सर, इधर राउंड ऑफ करके देखें, ये राउंड ऑफ करके ये जवाब आ जाएगा जी। जो भी है चांद। कहता जी कहता व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पर यूनिट ऑफ एसई, कहता एज एट 31 मार्च 2020 ऑन वेटेड एवरेज। कहता और परपेचुअल है जी। अब बच्चों याद रखना, परपेचुअल में और पीरियोडिक में चाहे एबको भी आ जाए फिर भी रेट सेम आया करेगा। वो 3 कंडीशंस आपको लिखवाई थी किताब के अंदर, हमने लिखी हुई है अपनी बुक में जी। आई के ऐप की नहीं, जो हमारे वाली है। जब बच्चों देखो यूनिट सेल ही कोई नहीं किया, इशुएंस ही कोई नहीं की, तो अब तो रेट्स ये हमने प्रूव भी किया था क्लास में, अगर याद हो। अब बच्चों आप क्या करो, ये पकड़ो 40,000, ये पकड़ो 15,000 और ये पकड़ो बच्चों क्या 60,000। इसको ना परपेचुअल को बिल्कुल पीरियडिक की तरह सॉल्व कर दो। सही है ना, वो 3 कंडीशंस बताई थी। जब इशुएंस ही कोई नहीं है तो बिल्कुल पीरियडिक की तरह सॉल्व करो, रेट सेम आया करेगा ना, तो पीरियडिक की तरह सॉल्व करना है। तीनों को ऐड करो और बच्चों डिवाइड कर दो इनके यूनिट्स के साथ। 40,000 प्लस 15 प्लस 60 करना भाई जल्दी, 1,15,000 आएगा शायद, 1,15,000 आएगा भाई। अच्छा अब यूनिट्स देखो कितने हैं, 4 और ये आ गया बच्चों 800 जी। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 800 हैं। बताएं रेट कितना आता है, 110 नहीं 143.75 आना चाहिए, जल्दी बताओ शाबाश। 143.75 रेट आ गया बच्चों। जब इशुएंस नहीं होती ना, वो किताब की लाइंस पढ़ लेना, ये आपको बताई हुई थी, प्रूव भी करवाई थी आपको, इंशाल्लाह याद आ गया होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोथिंग स्टॉक भाई। अच्छा जी, क्लोथिंग स्टॉक आपको पता है लोअर ऑफ पे आता है हमेशा, एनआरवी और कॉस्ट। इधर प्रोडक्ट ए जी, ये आइटम बाय आइटम का कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह आप आइटम्स हैं, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। इधर लोअर क्या है बच्चों, ये, इधर लोअर क्या है ये, इधर लोअर क्या है ये, इधर लोअर क्या है ये, इन चारों को ऐड करने तो जवाब ही आ जाएगा। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ स्टॉक इज इट्स एक्चुअल और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कहता आपने नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ स्टॉक, कहता जी ये क्या, ये असल में क्या करना होता है आपने, कहता जी प्लस ऑल अदर कॉस्ट कम। नहीं 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 मेरे भाई, आपने नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, कहता आपने एक तो यार देखो ना, आपने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से लेस क्या करना है, लेस आपने 2 चीजें करनी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट टू सेल। ये है जी, कहता लेस ऑल फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड ऑल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन मार्केटिंग एंड सेलिंग, इसे कॉस्ट टू सेल कहते हैं इसको। ये जवाब सही है जी। कहता सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू। ना 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 ना, फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है भाई। याद रखना हमेशा, जो मार्केट वैल्यू है, हो सकता है दुकानदार जो है वो अपनी चीज मार्केट वैल्यू पे बेच रहा हो सकता है मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे बेच रहा हो सकता है मार्केट वैल्यू से कम पे बेच रहा हो, तो कभी भी मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस नहीं होती। मार्केट में चीज की प्राइस है 100, आप कहते हैं मैं 90 पे बेचता हूँ, तो कोई मसला नहीं, आपने डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो ये गलत है। कहता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मे और नॉट बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन हाउ द एंटिटी सेल। जी बिल्कुल ये बात सही है। कहता है एंटिटी की अपनी मर्जी है, वो जिस अमाउंट पे चीज को बेचना चाहे। जिस सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये होता है भाई, ये एक दफा शायद समझाया था आपको, सब्सटेंस ओवर फॉर्म भाई रियलिटी कुछ और है लेकिन दिखता कुछ और है। चीज किसी और के नाम पे है लेकिन असल में उसके पीछे जो फायदा छुपा हुआ है वो किसी और का है। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है जी, ऐसे अकाउंट बनाए होते हैं, ऐसे साजा माजा के अकाउंट के अंदर जी मिलियंस रुपीस वो ट्रांसफर करवा देते हैं उनके नाम पे। ये बात बड़ी मशहूर भी हुई थी, आपको पता होगा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन असल में उसके पीछे हकीकत कुछ और होती है। बहुत सा एक और आपको एग्जांपल देता हूँ जी। कभी कभी ऐसा होता है, जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ के नाम पे ना कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी ताकि मुझे टैक्स से बचने के लिए ना मुझे टैक्स ना देना पड़े, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ये देखना पड़ता है जी कि असल में ये चीज़ है किसकी, इसका हकदार कौन है, ये इससे फ़ायदे कौन ले रहा है। कहता था इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन इट्स लीगल फॉर्म। इसकी और एग्जाम्पल भी लें भाई, आपने बैंक से गाड़ी लीज पे ले ली, चलिए ये एग्जांपल रहने दें, ऐसे कम्प्लेक्स हो जाएगा, बस बात समझ आ गई, इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग FIFO ऑन प्रॉफिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। बच्चों जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो जो स्टॉक पड़ा होता है, स्टॉक FIFO के अंदर ना ज्यादा रेट पे पड़ा होता है। सही है जी, महंगाई के दौर में बच्चों जो स्टॉक पड़ा होता है ना FIFO में, शुरू वाले यूनिट्स तो बिक के सस्ते दामों हैं, एंड वाले यूनिट्स महंगे दामों आते हैं। तो भैया स्टॉक अगर ज्यादा होगा, इसका डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट बच्चों कहता FIFO, वो तो खैर उसने पूछा नहीं है, कहता FIFO मेजर्स इन्वेंट्री एट हायर वैल्यू। FIFO में जो वैल्यू है इन्वेंट्री की वो ज्यादा होगी जी। आगे जी,
ये तो हमने किताब में लिखा भी हुआ है ना, और आपको याद भी है माशाल्लाह। पीरियड कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट दैट इज अ टाइम, कॉस्ट दैट रिलेट्स टू किसी खास टाइम के साथ उसका लिंक है बच्चों जी। और आपको वैसे भी बताया था, जो पीरियड कॉस्ट होती है ना, जिसके साथ टाइम पीरियड मेंशन हो जाए, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, या क्या उसका नाम है जी 3 महीने हो बच्चों, उसको आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते पीरियड कॉस्ट से। बस कहता दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कहता ये कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, कैपिटलाइज नहीं होगी। एंटायर कॉस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस। जी बिल्कुल सही है, इसको भाई याद कर लें, ठीक है बच्चों। लें सर आगे आ जाएं जी। ये तो फाइनल अकाउंट का सवाल आ गया ना जी। कहता व्हेन करेक्ट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट ऑन ऑपोजिट साइड, कहता अमाउंट सही है लेकिन ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड की। अब ये वो आपको समझाया था ना, आप दही लेने आपको अम्मा जी ने भेजा, आप दूध ले आए, अब दो से डबल से इंपैक्ट आएगा। डबल अमाउंट इज इंक्लूडेड ऑन द सही वाली साइड पे। वंस एक होता है रिवर्स करें जो आपने गलती की, और दूसरा सही वाली चीज को रिकॉर्ड करना जी, इसमें तो मस्ता नहीं होगा। कहता है सप्लायर सेंड यूर स्टेटमेंट शोइंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जी सप्लायर कहता है जी मैंने 14,350 रुपये आपसे लेने हैं, आपका रिकॉर्ड शो करता है जी कि मैंने 14,500 देने हैं। इसका मतलब है आपके मुताबिक लाइबिलिटी ज्यादा है, उसका उसका जो रिसीवेबल है वो कम है। इसका मतलब है आपने या तो कोई डिस्काउंट है जिसको किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, या परचेजेस को आपने बढ़ाया होगा बिला वजह। सप्लायर हैज अलाउड यू 150 का कैश डिस्काउंट, जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं बच्चों जी। पे ऑर्डर क्या होता है? पे ऑर्डर बच्चों कभी भी इसकी आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी बीआरएस के अंदर। पे ऑर्डर क्या होता है जी? ये एक चेक की तरह की चीज है, लेकिन ये ट्रांसफरेबल नहीं है, निगोशिएबल नहीं है, और ये प्री प्रिंटेड होता है, पहली चीजें एग्री हो जाती हैं, ये कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता। कहता है ए पे ऑर्डर इज इशूड बाय बैंक कस्टमर के बिहाफ पे, इट इज प्री पेड विद द वर्ड नॉन निगोशिएबल। जी बिल्कुल ये बात सही है। एक होता है बच्चों डायरेक्ट डेबिट, एक होता है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट में ना फिक्स अमाउंट की पेमेंट होती है, सही है जी। आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं या फलां पार्टी को या फलां बंदे को आप फिक्स अमाउंट की पेमेंट कर दें। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है बैंक ने डायरेक्टली आपको डेबिट किया, कम कर दिया, उसने डेबिट किया तो आप खुद को क्रेडिट करोगे ना। तो कहता है जी पर्सनल अलाउस अनदर वेरिंग अमाउंट, होता दोनों ही इससे हमारा बैलेंस कम ही है। इधर बच्चों वेरिंग अमाउंट का मतलब वेरिएबल अमाउंट होती है, सही है, और इधर जी फिक्स अमाउंट होती है, बस ये फर्क है। कहता सॉरी, कहता सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये उसमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में से सवाल है। सेल अकाउंट इज द पार्ट ऑफ सेल्स लेजर, नहीं बच्चों जनरल लेजर का पार्ट है, जनरल लेजर का, ये तो एंड पे हमने एमसीक्यूज किए भी थे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक का जो टोटल है, अब क्या होता है परचेज रिटर्न की एंट्री सोचे ना आप जी। परचेज की एंट्री परचेजेस एक्सपेंस है, बढ़ना डेबिट होगा, और ट्रेड पेबल या क्रेडिटर क्रेडिट होगा। रिटर्न की एंट्री उससे उल्टी होगी, क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा जी। जब आप टी काउंट बनाएंगे ना परचेज रिटर्न का, तो इस साइड पे क्रेडिट साइड पे आएगा ना जी। अब आपकी जिम्मेदारी कम होगी ना, जब आपने चीजें वापस कर दी, इतने पैसे दुकानदार को नहीं देने। इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिटर्न आउटवर्ड, जी बिल्कुल बात सही है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न नहीं होता है। टोटल ऑफ सेल रिटर्न डे बुक इज पोस्टेड टू द, नहीं सेल रिटर्न डे बुक तो सेल की नेचर, सेल रिटर्न सेल का कॉन्ट्रा है, सेल की नेचर क्रेडिट है, ये तो डेबिट साइड पे नहीं आएगा सेल रिटर्न के अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न, आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। तो अल्फा सॉरी हाँ जी ये वाली स्टेटमेंट सही है। रेंटल इनकम अर्नड फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, जी उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे जो रेंट आ रहा है बच्चों, ये तो उसका जाती है ना, ये तो क्या उसका नाम है, बिजनेस का नहीं है। इट इज वायलेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। कभी कभी इसको सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी कहता है, कभी सीधा जो है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहता है जी। उम्मीद है बात समझ आ गई है। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ये C22 की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा था सर जी इन दोनों में हमें क्या उसका नाम है, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था और मैंने काफ़ी वजाहत से इसका जवाब दिया था। वो इधर बैठती होती है ना जी, वो मैंने काफ़ी वजाहत से उसका जवाब दिया था। उम्मीद है इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये दोनों चीज़ों के, दो चीज़ों के सेम नाम है, एक ही चीज़ के सॉरी सेम नाम है। अच्छा जी, अब हम जो है ना वो अल्लाह भला करे आपका डिस्कस करते हैं जी अपना फाइनल अकाउंट का सवाल जी। जी अच्छा जी, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। आपको याद होगा जी हमने फाइनल अकाउंट का जितने भी सवाल किए उसका पैटर्न सेट किया था। मैंने इसकी थी, मैंने कहा था जी आप सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे फाइनल अकाउंट का, क्वेश्चन में गिवन होगा ना जी, ये गिवन होगा बच्चों जी, ये सिस्टम में बना बनाया आएगा जी। सबसे पहले जो फॉर्मेट है उसे लिख देंगे, रेवेन्यू सेल्स को कहते हैं जी। फिर उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल, उसके बाद जी उसमें
ये विद रिस्पेक्ट टू ना, एक होता है एक्टिविटी फंक्शन, एक होता है विद रिस्पेक्ट टू नेचर एक्सपेंसेस। इसने विद रिस्पेक्ट टू नेचर दिए हुए हैं जी। सैलरी एंड यूटिलिटीज में, तो सैलरीज एंड यूटिलिटीज में शॉर्ट फॉर्म में लिखना जी। रेंट एक्सपेंस बच्चों, नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये इंश्योरेंस है, फिर उसके बाद बैड एंड डाउटफुल डेट है बच्चों, फिर उसके बाद ये डेप्रिसिएशन है, फिर उसके बाद ये अदर एक्सपेंस है। अच्छा जी, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट है। क्या है बच्चों जी? ये तो आपको पता है ना, हम तो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह लिखते ही नहीं है, इसका नंबर ही नहीं होते जी। उसके बाद ये पीपी है जी, जी बच्चों पीपी। फिर उसके बाद ये स्टॉक यानी स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंटरी जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद ये ट्रेड डेटर्स है जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने। फिर उसके बाद ये प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल में आ रही है। इसका मतलब समझे प्रीपेड इंश्योरेंस का, ये प्रीपेड इंश्योरेंस इधर आ रही है, इसका मतलब है जी अब ये ट्रायल में जाकर देखना पड़ेगा क्या कोई ट्रायल में आ रही है या नहीं। सही है, अगर ट्रायल में आ रही है इसका मतलब है जितना भी आपने पैसे दिए होंगे सारों को प्रीपेड ट्रीट कर दिया होगा। सही है ना बच्चों? अच्छा, उसके बाद ये कहता है इंटरेस्ट रिसीवेबल जी। उसके बाद ये बैंक डिपॉजिट जी, बैंक डिपॉजिट। फिर उसके बाद ये कैश एंड बैंक जी। फिर उसके बाद ये कैपिटल जी। फिर उसके बाद जी एड नेट प्रॉफिट, ये तो हम लिखते नहीं है ना, बस ड्राइंग्स जी। ड्राइंग्स आपको पता है लेस करनी है जी। फिर उसके बाद जी फिर उसके बाद ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल और जी अक्रूवल्स एंड अदर पेएबल। ये मैंने कहा था आपने अपनी रफ शीट पे ये फॉर्मेट एज इट इज देख के बना लेना। बन गया जी। अब दूसरा स्टेप क्या था बच्चों? आपने जो ट्रायल बैलेंस है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी। ये रुपीज इन थाउजेंड में है, तो हम भी इसी तरह करेंगे। जो जो ट्रायल में चीजें आ रही हैं उनको स्टार्टिंग पॉइंट बनाते जाएंगे जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी कितना है? 17,000। और कहता है इक्विपमेंट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 1 जुलाई 17। अगर आप देखें इस सवाल पे, जो 30 जून 2018 ईयर का एंड है जी, इसमें से कितना माइनस कर दूं बच्चों मैं? 4800। नेक्स्ट कहता व्हीकल की कॉस्ट कितनी है जी? प्लस भी व्हीकल की कॉस्ट भी। अच्छा मैं जगह छोड़ता हूँ, इसकी डेप्रिसिएशन भी तो होगी ना, जगह छोड़ता हूँ। व्हीकल की कॉस्ट है जी 3000, इकट्ठा ही लिखना है आपने इस तरह। माइनस जी क्या उसका नाम है जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो 1200 है, 1200 है। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेंटरी, ये ओपनिंग है जी। ओपनिंग इन्वेंटरी है जी, अल्लाह भला करे आपका 5500 जी। नेक्स्ट जी ट्रेड रिसीवेबल है जी 5350 के, ये 5350। उसके बाद ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है जी 220 की वजह से माइनस करते हैं। ये ओपनिंग है जी। ये सर आपको कैसे पता चला ये ओपनिंग है? इसकी एडजस्टमेंट अदर इन्फॉर्मेशन में डेटा दिया हुआ है इसका, इसलिए ओपनिंग है। ये अनएडजस्टेड है या अनएडजस्टेड कह लें या ओपनिंग कह लें। प्रीपेड इंश्योरेंस किताबों में ट्रायल में आ रहा है जी, इसका मतलब सारा का सारा आपने ये डील किया होगा ना, जितने जितने पैसे दिए कैश क्रेडिट और प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कर दिया। अब इसमें कुछ इस्तेमाल भी हो गया होगा ना, एक्सपेंस का पार्ट बनाना है और प्रीपेड को कम करना है जी। उसके बाद बच्चों एडवांस की 384 का एडवांस इसमें आएगा। एडवांस बच्चों डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसको फिर लिखना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस। एडवांस का भी सेपरेट नहीं है, इससे फिर किधर लिखना पड़ेगा जी? 384 का ही एडवांस है ना? हाँ ठीक है। इसे फिर एडवांस को अब हम किस में लिख रहे हैं? 384 के एडवांस को भी जगह तो नजर नहीं आ रही है फॉर्मेट में, चाहे बाहर अलग इधर ही लिख लेते हैं, जगह तो और कोई नहीं जी। उसके बाद बच्चों अल्लाह भला करे, अच्छा एडवांस आपने पे किया होगा ना, ये मेरा ख्याल है खत्म हो रहा होगा एंड में। बैंक डिपॉजिट दी 1400, बैंक डिपॉजिट 1400। और देखें बैंक में पैसे जमा करवाए, ये इंटरेस्ट, ये सेविंग अकाउंट होगा ना, 7% इंटरेस्ट है जी। फर्स्ट फैब इस तरह के सवाल थे ना, 11 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अब ये आपने पैसे जमा करवाए, आपका एसेट है। उसके बाद कैश एंड बैंक बच्चों 620 लेस है। उसके बाद बच्चों 16,000 कैपिटल है, यार देखिएगा तो ऐसा है 16,000 का कैपिटल है। ड्राइंग्स की 352 की है ले। नेक्स्ट बच्चों ट्रेड पेएबल 3500 है,
ले जी। उसके बाद बच्चों अप्रूवल्स एंड अदर पेबल्स हैं जी 1520 1520 स्टार्टिंग पॉइंट बनाते जाएं। सेल्स है जी 32350 32350। नेक्स्ट जी क्या उसका नाम है जी परचेजेस है 21000। कॉस्ट ऑफ सेल में आता है ना जी, ये ऐड होगा परचेजेस 21000। उसके बाद बच्चों रिटर्न। अब देखो रिटर्न सेपरेट नहीं दी उसने, एक डेबिट साइड पे आ रही है एक क्रेडिट पे। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सेल की नेचर क्रेडिट है तो जी ठीक है ना, अब इसका जो कॉन्ट्रा है वेरी शेयर रिटर्न इसमें से माइनस होगा, वो डेबिट साइड पे आ रहा होगा जी। ये आ रहा है 950 और जो क्रेडिट साइड पे रिटर्न है वो परचेज रिटर्न है जी, वो परचेजेस को कम करती है 750। सैलरी देन यूटिलिटीज 2790। नेक्स्ट बच्चों रेंट जी 1000 का। नेक्स्ट जी डिस्काउंट जी। अब देखें दिस डेबिट साइड पे आने वाला डिस्काउंट अलाउड होता है, ये सेल को कम करता है। सेल इनकम है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट। 270 इधर से माइनस कर दें बच्चों, लेंगे। उसके बाद बच्चों इधर आए और ये 220 जो है ये डिस्काउंट रिसीव होगा ना, ये परचेजेस को कम करता है एक्सपेंस को जी 220, ये मैंने इधर कर दिया जी। अच्छा जी अदर एक्सपेंस है जी 480 लेस है। उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस है जी अल्लाह वाला करे 300 की, इंश्योरेंस 300 की। नेक्स्ट जी बैड डेट्स है जी 8 जी, बैड डेट्स है जी इंश्योरेंस बैड डेट है जी 106 के। अच्छा जी उसके बाद जी आखिरी है इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट। ये कितनी है बच्चों? इनकम की तो अब जगह ही नहीं है इधर, इनकम की तो जगह ही नहीं है। अब इधर किसी ना किसी में तो इसको ना वो देखना पड़ेगा ना जी। अब आप इधर आए इधर आए इधर आए इंटरेस्ट इनकम, चले वो देख लेंगे इसको अब किधर प्लग करना है, ये किस जगह पे आ रहा है। ये है कितने का बच्चों? ये है जी अल्लाह भला करे 82 का। ऑप्शंस में जाकर फिर देखना पड़ेगा ना 82 किधर आ रहा है। इधर वैसे ना एक इधर वो भी होना चाहिए था, ऐड अदर इनकम भी होना चाहिए था, फिर ही सही होगा। चलो बाहर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। फॉर्मेट में इधर एक और चीज़ भी आनी चाहिए थी अदर इनकम के नाम से, चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा अब आप इधर आओ, ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए हैं बच्चों। अब आप आओ जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जी आप स्किम करो थोड़ा सा। ये है जी इन्वेंटरी से रिलेटेड है, इन्वेंटरी से रिलेटेड है, इन्वेंटरी से ये। और बच्चों इन्वेंटरी का ताल्लुक इधर भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आने वाली चीज़ों के 2 इम्पैक्ट होते हैं। रेंट के अंदर शामिल है जी एनुअल रेंट फलाना जी, ये रेंट के अंदर मसला है जी। इधर आओ बच्चों रेंट 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 रेंट, ये रहा रेंट। क्या था जी रेंट के अंदर पेमेंट है जी एक्सपायर इतना फॉर ऑनर्स रेजिडेंसी, तो ड्राइंग्स होंगी ना ऑनर के जी घर का किराया वो आप दे रहे हैं, तो ये ड्राइंग्स है, तो जो चीज़ इम्पैक्ट हो रही है तो निशान लगाते जाओ। जिस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वो आपका एंड रिजल्ट वही होगा, वही आपका जवाब होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर कहता है ये शामिल है, इंश्योरेंस रिप्रेजेंट ये है जी। अब बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस इधर आ रही है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है और इधर से इंश्योरेंस में भी मसला है जी। कहता जी डिसऑनर चेक से जी। अब डिसऑनर चेक से क्या होगा जी? कहता डिसऑनर चेक हुआ रिटर्न फलाना, नो एंट्री डिसऑनर चेक ऑफ रुपीस वाज रिटर्न, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स फॉर दिस रिटर्न जी। अब डिसऑनर चेक हैं 2 तरह के हो सकते हैं डिसऑनर चेक। या तो बच्चों आपने अपना बैलेंस पहले बढ़ाया होगा, कम कर दें, यानी कस्टमर ने पैसे दिए, आपने कहा जी बैंक बैलेंस डेबिट और टी और जो कस्टमर का अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा जी। अच्छा जी अब इधर देखें, अब ये पता नहीं कौन से वाला जो है वो डिसऑनर है, पेमेंट के केस में है, सॉरी रिसीट के केस में है, या कि उसका नाम है जी आप बैंक बैलेंस या तो बड़ा होगा पहले या कम हुआ होगा। अब हम इधर आते हैं फॉर्मेट में, इधर कैश एंड बैंक में जाएं और इधर जाके देखें उसने इधर क्या किया हुआ जी, कैश एंड बैंक का बैलेंस आपने बढ़ाया होगा ना, आप कम कर दें -300 और ट्रेड रिसीवेबल में जाएं। इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने पहले एंट्री की होगी ना उसे रिवर्स करनी है। सर आपको कैसे पता चला कि ये ऑनर ये क्या उसका नाम है डेटर्स की तरफ से पैसे आए थे?
तो भाई आप इधर जाके देख लेना ट्रेड पेएबल में, उसमें तो इस तरह की बात मेरा ख्याल है ही नहीं कोई, ठीक है। तो फिर 300 की एडजस्टमेंट इधर ही आनी है। अच्छा जी, इसका मतलब है ये रिसीवेबल भी ठीक करना पड़ेगा, ये वाला ट्रेड रिसीवेबल, और बच्चों इसका मतलब है जी ये कैश एंड बैंक भी ठीक करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद ही कहता है प्रोविजन फॉर, ये प्रोविजन का ताल्लुक इससे है ना ट्रेड रिसीवेबल से, ये इससे है, और बैड एंड डाउटफुल डेट से, ये सही करने पड़ेंगे। एडवांस रिप्रेजेंट 40% पेमेंट फॉर व्हीकल, जी ये एडवांस में है ना, ये वाला, ये वाला 384, ये हमने इधर लिखा था ये, और ये पीपी में भी मसला लगा है। कहता है डेप्रिसिएशन 15% है बच्चों इक्विपमेंट पे, और व्हीकल पे 25% है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी, ठीक है। अब ना जिनमें मसला नहीं है, जिनमें कोई मसला नहीं है, वो तो आप फौरन जवाब निकाल सकते हो ना, ये जवाब आएगा एंड पे आके, यही आपका जवाब है जी रेवेन्यू का। और जाके इधर ऑप्शन में देख लें आप, इधर आए बच्चों, ऑप्शन में इधर खोलें, अब सिलेक्ट करें कौन सा जवाब बनता है आपका। मेरा ख्याल है ये कौन सा बनेगा भाई, 950 माइनस 270, तो ये आपका ये बन जाएगा ना, आपने इसको टिक कर देना ये आपका जवाब आ जाएगा। इतना काम आपने करना है, ये फॉर्मेट बना लेंगे ना मेरे जान, जिस तरह आपको सिखाया है हमने कि 12 सवाल इस तरह की प्रैक्टिस की है बार बार जी। अब इसको जाकर टिक कर दो, इसमें मसला ही कोई नहीं है, इसमें मसला ही कोई नहीं है जी। इधर जाना है आपने, जो आपने लिखा होगा वो जाके आपने इस तरह टिक शिक कर देना है आपने, ठीक है। ये असल में परचेजिंग है ना, माइनस उसने परचेज रिटर्न करने की कोशिश की है, सही है ना, ये तो उम्मीद आप समझ जाओगे। और आगे डिस्काउंट अलाउड भी माइनस होता है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह भला करे आपका, ये 21,000 ये जी, ये जवाब होगा आपका। हाँ अभी क्लोजिंग स्टॉक आना है, सॉरी अभी क्लोजिंग स्टॉक आना है, वो जरा वेट कर लीजिएगा उसका, क्लोजिंग स्टॉक अभी आना है। अच्छा जी, अब बच्चों और जी इसमें तो कोई इशू नहीं है, सैलरीज एंड यूटिलिटीज ये तो एज इट इज 2790 आ जाना है, ठीक है बच्चों, ये तो एज इट इज आ जाना है, ये भी एज इट इज आ जाना है, इसमें वो नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, अदर एक्सपेंस में 480 वाले को टिक कर दे जाके, और बच्चों इधर सैलरीज एंड यूटिलिटीज में ये 2790 को टिक कर दें, ये आपको जवाब आ गया बच्चों। साथ साथ देखा, अभी कुछ भी नहीं किया और साथ साथ जवाब आते जा रहे हैं। जिसको फाइनल अकाउंट नहीं भी आता वो भी 7-8 मार्क्स इसमें ले सकता है, जो आपको तरीका बताया। अच्छा जी, अब बच्चों ये है जी, अल्लाह भला करे आपका, ये बैंक डिपॉजिट, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो एज इट इज जवाब आ जाना है। अच्छा ट्रेड पेएबल का एज इट इज जवाब आ जाना है, अक्रूड एंड अदर पेएबल का एज इट इज का जवाब आ जाना है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। इसमें आपने स्टार नहीं लगाए ना, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा जी, तो देखो इसमें से 7-8 नंबर तो आपके ऑलरेडी आ गए होंगे ना जी। अच्छा जी, अब आप ये पढ़ें फर्दर इंफॉर्मेशन। कहता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री 7400 कर देना इसको, आप 3 सिफर काट दें। इन्वेंट्री के अंदर शामिल है जी 240 की चीजें विच वर डैमेज। तो भैया अब आप देखो ना, इसका हमने ये सीखा हुआ था, ये करना, इधर आओ, ये है जी इन्वेंट्री जी, एक है जी डैमेज और बाकी क्या है जी अच्छी वाली गुड जी। गुड कितनी है जी ये, और ये है जी डैमेज, ले जी टोटल है जी 7400, जिसमें से 240 की है जी डैमेज, ये कॉस्ट है जी, और ये क्या है जी एनआरवी, लोअर ऑफ द रिकॉर्ड होती है जी। और ये बैलेंसिंग आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ये बैलेंसिंग, ये जितना भी आया बच्चों, जो अच्छी वाली है उसका तो जो एनआरवी है वो तो सिंपल सी बात है ज्यादा ही होगी ना, तो ये कॉस्ट लोअर ही होती है अच्छी की, ये प्लस इसका मसला है। कहता जी दीज गुड्स कैन बी सोल्ड 250, लेकिन इस पे खर्चा कितना करना पड़ेगा 16,000 का। अभी 250 में से 16 निकाल दें तो ये बनेगा, अल्लाह भला करे आपका 234, सही है जी। अच्छा जी 70, भाई जल्दी से जरा 7400 में से जल्दी से ये 240 माइनस करें, ये आएगा 7160, तो इधर 7160 यही लोअर होगा ना, एनआरवी ज्यादा ही होती है जो गुड यूनिट्स है उनकी, प्लस 234 कीजिएगा, कितना आता है 234 में 7160 ऐड कर दो ना, 7 ये सही है, यही आता है बच्चों, देख लीजिएगा ये इधर जाके ऐड हो लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक जी। इसकी एंट्री क्या होती है जी, स्टॉक डेबिट, एसेट है ना, स्टॉक में जाके ऐड कर दें, और कॉस्ट ऑफ सेल की होती है जी, ये क्रेडिट होती है जी। इन्वेंटरी डेबिट एंड पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की होती है जी,
इधर जाके ऐड कर दें, इधर से माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक। एंट्री आपको सिखाई हुई है 7334 जी C20 C22। उसके बाद के उसका नाम है बच्चों, ये जो ऑनलाइन वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है बात समझ गए, इसी तरह सिखाया था। रेंट के अंदर शामिल है जी पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट, इतना ये क्या था, लेकिन ये रेंट किसका है, ऑनर का। ये तो भाई इसमें तो आपने प्रीपेड प्रूपेड देखना ही नहीं है, ये तो आपके एक्सपेंस ही नहीं है। रेंट एक्सपेंस में से ये माइनस करें जी, और ड्राइंग्स को बढ़ा दें, ड्राइंग बढ़ जाएगी, ड्राइंग डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट जी, यही आपका जवाब आ जाएगी। कितना मुश्किल है ये। क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट प्रीमियम, एक्सपायर होना है 31 जनवरी 2018। ये एक्सपायर हो चुका है ना, हमारा तो 30 जून एंड है, एक्सपायर हो चुका। प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट इतना जी, इसको एक्सपायर करवा दें, खत्म करवा दें जी। इंश्योरेंस है जी बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस ये 140 थी, ये सारी एक्सपायर हो चुकी है जी, खत्म होगी ना। अब प्रीपेड पड़ा तो नहीं रहना सारी जिंदगी, इसको खत्म करो 140 को जी। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है जी, इसको खत्म करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा एसेट, और एक्सपेंस को बढ़ा दो प्रीपेड इंश्योरेंस को, ये रहा। अच्छा जी, उसके बाद कहता है वाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट एनुअल प्रीमियम व्हिच इज एक्सपायरिंग ऑन 31 जनवरी 2019। कहता ये है प्रीपेड इंश्योरेंस में शामिल, और इधर कहता है इंश्योरेंस रिप्रेजेंट, इंश्योरेंस इसमें प्रीपेड नहीं है, इंश्योरेंस सिर्फ इधर आ रहा है, इंश्योरेंस आ रहा है अलग अलग, ये इसमें शामिल है जी इंश्योरेंस। कहता जी इंश्योरेंस कितने की है वो जी, ये था मेरा ख्याल है 300 का ना, 140 का हमने प्रीपेड ये डालना है, ये 300 था इंश्योरेंस वाला। ये जो भी होगा अमाउंट इसकी देख लीजिएगा एक दफा जी, एक मिनट जी। इंश्योरेंस कितनी थी, इंश्योरेंस इंश्योरेंस है ही नहीं इधर यार, क्या, हाँ ये रही ना, ये 300 है तो सही, ये जो 300 है इंश्योरेंस बच्चों, ये रही 300 की इंश्योरेंस। कहता जी इधर आए, अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स है ना, कहता इसमें क्या है, कहता एनुअल प्रीमियम ये साल की है, इंश्योरेंस रिप्रेजेंट एनुअल प्रीमियम ये पूरे साल की है, पूरे साल का प्रीमियम है, एक्सपायर होना है 31 जनवरी को जाके। तो बच्चों आपने सारा एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है ना, हालांकि 7 महीने अगले काउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं। तो बच्चों ये 12 महीनों की है, मल्टीप्लाई में 7 कर दें तो 7 महीने से क्या होगा जी, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा इंश्योरेंस वाला जी। इसको अब जगह उन्होंने नहीं दी, वैसे तो उसूलन इसे प्रीपेड में आना चाहिए था, लेकिन आप बच्चों आप इसी में इसको एडजस्ट करो, कहीं प्रीपेड इंश्योरेंस, हाँ ठीक है, इसी में करें। ये जो कितना जवाब आता है भाई, जल्दी 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 यार, बहुत डाउन चल रहा है। 300 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्टिव हो गया 175 ये बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस इधर जाके ऐड होगी, और बच्चों इधर से इंश्योरेंस एक्सपेंस कम होगा। इसी तरह सिखाया था ना आपको, शुरू में देखना है किस चीज में आपने रिकॉर्ड किया, प्रीपेड ट्रीट किया या एक्सपेंस ट्रीट किया जी। ऑन कहता हूँ 29, ये आपको पहले बता चुका, 300 से डिसऑनर है ना चेक जी, वो आप ऑप्शंस में जाकर देखें, डेटर शेटर उसने कम किए हुए हैं, आज डेटर बढ़ाए हुए हैं प्लस, और दी बैंक बैलेंस आपने बैंक बैलेंस अपना कम करना है जी। और दूसरा पेबल में तो है ही नहीं ना, ऐसा होता है ना अगर आपने शुरू में पेमेंट की है लेकिन बैंक ने तो उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, डिसऑनर कर दिया, तो भाई अब आपने जो पेबल है आपका बढ़ जाएगा दोबारा, आपने तो कम किया होगा। और बच्चों क्या बढ़ेगा आपका, अलग अलग करे जी, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट बैंक बैलेंस क्रेडिट। अच्छा जी, अब बच्चों इससे उल्टी एंट्री करनी पड़ती है जी जब बैंक पेमेंट के केस में रिवर्सल कर दे। अब जी ये वाला ऑप्शन तो सवाल में है ही नहीं ना। अब बच्चों देखो जब आपने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाया होगा जी, ऐसे ही है ना, आपने कहा जी कस्टमर से पैसे है, बैंक बैलेंस डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हो गया जी आपका जी पे रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। अब बच्चों जब बैंक ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, अब आपने अपना बैलेंस बढ़ाना है कितने से, नहीं सॉरी, आपने बैंक बैलेंस कम करना है अपना, ये अल्लाह वाला करे कितने से, 300 से, और रिसीवेबल को कितने से बढ़ा दो, 300 से, ये एडजस्टेड है। अब ये सही हो गया। आगे जी कहता है एसटी मेंटेन 4% प्रोविजन अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल है 5350 का, और इसमें ये ऐड करना है आपने 300। अब आपके पास ये सही वाले क्या आ गए बच्चों, ग्रॉस डेटर्स आ गई, आपको समझाया भी था। ये तो अलाउंस है ना 220, इसको तो नहीं लेना होता आपने, ये आपका डाउटफुल डेटा आ गए बच्चों,
ये 300 प्लस 5350, सही है ना सर। इसको ऐड करो इसमें, ये आपके पास आ गया, ये अमाउंट आ गया जी। अब क्या उसका नाम है बच्चों, अब आप क्या करो, अब आप इस पे लगाओगे रेट, क्या करोगे बच्चों, इस तरह की शक्ल बनेगी ना, ये डाउटफुल डेट की अमाउंट बच्चों, इसको हम ए कहते होते थे, प्रोविजन की परसेंटेज बच्चों, और सर जी क्या आना है जी, प्रोविजन की या अलाउंस की अमाउंट आ रही है। देख अब ये थोड़ा सा जरा है जल्दी में, मैं इसमें ये भी चाहता हूँ ना कि 1 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप भी तो हो ना बच्चों, ये नहीं फिर आपके लिए मसला होगा, 1 घंटे सवा घंटे से ज़्यादा नहीं डिस्कशन होनी चाहिए जी। अब देखो बैड डेट तो उन्होंने लहदा नहीं दिया होगा ना अदर इन्फॉर्मेशन में, सो बच्चों ये एंट्री आपने बैड डेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब सवाल ये है नहीं कि क्या गुड डेटर है सवाल में, नहीं, तो फिर जो एडजस्टेड डेटर है वो सारे के सारे बच्चों ये डाउटफुली ट्रीट कर लेने हैं। ये कितना होगा जी 5650 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 4%, जी जैसा देखिएगा कितना होता है 5650 भाई, मैं कह भी रहा हूँ एक्चुअली बोलियो 5650 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या पता भी है कि टाइम शॉर्ट है 22,000 नहीं 22,000 ना करो ना यार, 22,600 कैसे हो सकता है 4%? हाँ 226 226 आ गया भाई, ये कितना आया 226 आया। अच्छा जी ओपनिंग अलाउंस कितना था जी आपके पास, वो अगर आप देखें ना वो था जी 100, वो 220 था जी, ओपनिंग अलाउंस 220 है और क्लोजिंग कितना है बच्चों 226 का। आप देखें ये 6 रुपए से आपको शक बढ़ गया, ये क्या होगा बच्चों डाउटफुल डेट एक्सपेंस में जाके ये ऐड कर देंगे एक्सपेंस बड़ा 6 से, और बच्चों इधर आए और इधर से आपका क्या बढ़ गया ये जी, आपका डेटर्स कम हो गए ना, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कॉन्ट्रास्ट अकाउंट है। अब प्रोविजन सेपरेट तो नहीं आ रही लेकिन उसमें अल्टीमेटली करना किसको काम है डेटर्स को। अब आप ये देखें ये 220 और ये 6 ये मिलके 226 ही बनेंगे क्लोजिंग, इधर से क्लोजिंग ही माइनस होता है प्रोविजन का, इधर से ये कम हो गया डेटर्स कम हो गए और उधर से भैया आपका ये बढ़ गया। आगे कहता एडवांस रिप्रेजेंट 40% पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल, ये जो एडवांस है ना ये 40% पेमेंट है जी किसकी ये जी आपने एडवांस दिया था किसी व्हीकल के बदले में शायद, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर, बाकी कब आपने पे करना है जी सितंबर में। अच्छा जी कहता नो एंट्री वाज पास्ड व्हेन द व्हीकल वाज डिलीवर्ड ऑन, डिलीवर्ड होगी 1 जून हमारे वाले साल में। अच्छा अब एक तवज्जो से बात सुननी है, एडवांस तो आपने दिया होगा, एडवांस एडवांस आपने कहा होगा जी कि एडवांस टू सप्लायर या वेंडर डेबिट और बच्चों क्रेडिट कैश या बैंक को किया होगा, ये एंट्री हो चुकी है। अब बच्चों जब व्हीकल आ गई होगी तो अब आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी जी, अब आपको एंट्री एसेट आपने 100% से किताबों में करना है रिकॉर्ड, क्या करना है 100% से, भाई डस्टर दो ना जी। अब आपने एसेट क्या करना है जी 100% से रिकॉर्ड करना है, इसको देख लीजिएगा, इसको एसेट तो अपनी पूरी अमाउंट से आएगा ना किताबों में जी, व्हीकल यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा, ये नया आ गया जी एडिशन है जी, वो कितनी बनती है जी। अच्छा अब देखो ना 40% एडवांस है तो पूरी अमाउंट बाकी 60% है ना वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी जी, बाकी आपने बच्चों 60% अभी नहीं पे किया उसकी अमाउंट आप देखते हैं कितनी बनती है जी, इधर देखें। अच्छा बाकी जो है बच्चों एडवांस किताबों में रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, वो आपने डेबिट किया होगा ना, अब उसको खत्म भी तो करना है ना, एडवांस टू सप्लायर या प्री पेमेंट जो भी लफ्ज लिखा हुआ है ये कितना है जी 3 अल्लाह 384 है शायद, ये 40% है, ये है 60 और ऐसा नहीं तो 100% से रिकॉर्ड होना ना जब आ गया आपके पास। अब आपके पास गिवन अमाउंट है 384, कितने पे पड़ी है 40 पे, तो आप इन्हें 60 से मल्टीप्लाई करें तो इधर लिख दें, 100 से करें तो इधर लिख दें, मैं 100 से कर रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा 7, 384 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करें कितना आ जाएगा, ये साहब ये क्या है 9 है 60, ये है जी 960 ले ली, और इधर कितना आ जाएगा बैलेंसिंग 960 में से 384 माइनस करें 5 ले ली, ये एसेट में जाके ऐड कर दें 960 जी, लायबिलिटी में जाके 576 ऐड करना पड़ेगा, ये अदर में आएगा ना, अदर में आ जाएगा, ये एक चीज और भी आनी थी इधर, ये अदर में आएगी 576 और बच्चों ये 384 एडवांस है, क्या है ये किताबों में ये अलहदा नहीं आ रहा, इधर से फिर माइनस कर दें इसी में से,
ठीक है ना, ये एसेट था ना, ये एसेट था, आपने किताबों में रिकॉर्ड किया होगा, एडवांस प्री पेमेंट, ये प्री पेमेंट। अच्छा, अब रहेगी बच्चों बारी डेप्रिसिएशन, इसकी डेप्रिसिएशन की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये है बच्चों, एक ये एसेट है, एक ये है, ये बुक वैल्यूज आ गई दोनों की, ये और ये नया है, इसकी जो कॉस्ट है वही इसकी बुक वैल्यू होगी ना। अच्छा जी, अब आप ट्रायल में आए। अब बच्चों ये कह रही इक्विपमेंट की कॉस्ट है जी 17,000 माइनस 4800 कर देंगे। ये मैं रेज कर रहा हूँ बच्चों, डेप्रिसिएशन निकालनी है, ये मैं रेज कर रहा हूँ जी। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जी, इसमें तो एडिशन नहीं है ना जी। ये आई है बच्चों 17,000 माइनस 4800, इस पे लगा दें कितना बच्चों, इस पे भाई कितना था, इस पे था बच्चों 15% इक्विपमेंट है और व्हीकल परचेस है जी, मल्टीप्लाई बाय 15% कर दें, ये है। और बच्चों अब आना है जी व्हीकल पे डेप्रिसिएशन जी। ये ट्रायल में जाकर देखें 3,000 उसकी कॉस्ट थी, ये तो वो एसेट्स है ना जो पुराने चलते आ रहे हैं, अभी ये 960 को लेकर से ऐड करना पड़ेगा, माइनस 1200, ये करें बच्चों आप 25% जी किधर जी, ये। और एक ऐसे एसेट भी है जो नवा नकोर है, इसमें तो इसकी तो बुक वैल्यू जीरो होगी ना, इसकी तो ये जो है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अभी होगी नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी 25 से, लेकिन मल्टीप्लाई बाय, ये एक महीना सिर्फ आपके पास है, 1 जून पे आया ना, तो 1/12 भी करना पड़ेगा जी सर जी। 1830, इसकी ऊपर वाले की कितनी 1830, 1830, इधर देखें, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका बढ़ गया 1830, ये बढ़ा इधर से, और इधर से ये क्या हो गया बच्चों, एसेट आपका कम हो गया ना 1830। अब आप सॉल्यूशन में देख लें, मैंने इकट्ठा किया हुआ, इसका क्लोजिंग लिखा है कैसे लिखा हुआ है। अच्छा इसका बताएं, 450, इसका सिर्फ इसका जी सर, 450 और नीचे वाले का 960 माइनस 0 मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई बाय 1/12, 960 इतना लंबा तो नहीं है, 240, नहीं आ सकता 240 मल्टीप्लाई बाय 1/12 भी करो, 960 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 1/12 कैसे आ सकता है 240 में, क्यों अब ऐसे नहीं है, 960 को सीधा 25% करो ना, 20 1/12 कर लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे 470, ये किस पे है व्हीकल पे, एक्सपेंस बढ़ जाएगा बच्चों 470 से, और जी इधर आ जाएगी कमी बच्चों 470 से, ठीक है। ये आपका जी ये था। अब आप इधर आ जाएं, अगर आपको ये लगे तो इधर फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट खोल लें इसका, ये पीपी है जी। आप देखें सही क्या है, इधर देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये किया 17,000 नजर आ रहा है जी आपको, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला नजर आ रहा होगा, प्लस बच्चों प्लस जी ये अल्लाह भला करे आपका, ये है ये क्या, हाँ दिस वन प्लस 3,000 भी नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है जी, बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। उसके बाद बच्चों माइनस 4800 और माइनस 1830, ये इन दोनों को ऐड करेंगे, इसकी इन दोनों की, ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ओपनिंग है और ये डेप्रिसिएशन है, ये बढ़ जाएगा, ये बनेगा। फिर उसके बाद बच्चों आपने 1200 ये पकड़ो और ये वाला 470 पकड़ो बच्चों जी, ये आ जाएगा अल्लाह भला करे आपका वन कितना, ये 1200 नहीं डेप्रिसिएशन इसकी, और ये 1670 नहीं आएगा, ये आएगा ना, ये आएगा ना, आ गया ना। अच्छा और ये 960 की एडिशन है ना, ये वाली, ये 3960 आ जाएगा। जरा थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये देखना पड़ेगा। एक डेक्टर्स है, अब डेक्टर्स में देखो बच्चों, इधर देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, 535 ये आ गया बच्चों, प्लस 300 से डेक्टर्स बढ़ रहे हैं, ये वाला, और इधर देखो इन दोनों को माइनस करो तो 26 बनेगा, तो ये जवाब आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए, ठीक है और सही है बच्चों। दे इसमें से आसान वाली ट्रांजैक्शंस करने जो मुश्किल लगती हैं वो ना भी आई, तो हमने तो इसमें से 11-12 नंबर, 8-10 नंबर, 6-7-8 जितने आगे बोनस है हमारे लिए, उम्मीद है बात समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह
क्या उसका नाम है जी, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मॉक में, उसके लिए शाबाश भी है जी आपको, वेल डन जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।